एवरीवन, अभ्युदय क्रैश कोर्स में हमने एमसीक्यू के सीरीज स्टार्ट किए जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे थे। आज हम लोग केमिकल कंपाउंड्स से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में देखते हैं। अभी तक के हमारे जो भी रिवीजन चल रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या टेस्ट प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली केमिकल कंपाउंड्स हमारे जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स जो भी हैं केमिस्ट्री के, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रायर टॉपिक है जिसको आपको रिवाइज ही नहीं करना है। यू हैव टू प्रॉपरली लर्न दीज टॉपिक्स। ठीक है, ये वन लाइनर में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हो और लूसेंट में काफ़ी अच्छे तरह से ये डील भी किया हुआ है। तो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में अलग अलग तरह से किस तरह के कौन से कंपाउंड्स कहाँ का उनका यूटिलाइजेशन है, एप्लीकेशन है, कैसे डेराइव हुए हैं और कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल किया जाता है डेली और रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीजल इंजन के बारे में। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा, पूछा था कि कौन से किस तरह के इंजन में, बीपीएससी ने पूछा था किस तरह के इंजन में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, किसके इंजन में कार्ब्यूरेटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज का, द फ्यूल यूज्ड इन अ डीजल इंजन। अब डीजल इंजन में किस तरह का फ्यूल यूज किया जाता है, तो उसमें अब डीजल इंजन है तो ऑब्वियस है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डीजल ही यूज किया जाए, है ना। मिक्सचर ऑफ डीजल और पेट्रोल, अब पेट्रोल गाड़ी है नहीं, पेट्रोल इंजन है नहीं, तो ऑब्वियस है पेट्रोल नहीं है। मिक्सचर ऑफ डीजल, एयर एंड पेट्रोल, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो आवर करेक्ट आंसर इज वेपर ऑफ डीजल एंड एयर। अब वेपर ऑफ डीजल एंड एयर इसलिए है क्योंकि जो डीजल इंजन के कार्स या ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें इंटरनल कंबशन इंजन होता है। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जिसमें इग्निशन और कंबशन दोनों एक ही साथ होता है। ठीक है, अब कंबशन जो है वो क्या, इंटरनल बर्निंग प्रोसेस है ना फ्यूल का, तो ये इंटरनल कंबशन इंजन है जो कि डीजल गाड़ी में या डीजल इंजन से जो भी रिलेटेड ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें होते हैं। और कार्बोरेटर्स किस में होते हैं, पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोल वाले जो गाड़ियां होती हैं, जो इंजन होते हैं उनमें होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देयर इज नो कार्बोरेटर इन डीजल इंजन फॉर कंबशन एज इन पेट्रोल, एंड इन अ डीजल इंजन, जो डीजल इंजन है, द एयर इनसाइड अ सिलेंडर, जिससे कि कंप्रेशन हो रहा है एयर का, इज कंप्रेस टू सच अ लेवल सो दैट, उसको इतना कंप्रेस किया जाता है ऑलमोस्ट अप टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ एयर रीचेस एंड दिस टेम्परेचर वर्क्स एज कंबशन इन डीजल इंजन। उसको इस लेवल तक, इस टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कंप्रेस किया जाता है ताकि उसका कंबशन हो सके। डीजल इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कार्बोरेटर्स वाला क्वेश्चन हमने देख लिया कि वो सिर्फ पेट्रोल के इंजन्स में होंगे। और क्या है, इट इज एन इंटरनल कंबशन इंजन इन विच इग्निशन इन फ्यूल इज जनरेटेड बाय यूजिंग हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेसिंग एयर इन अ क्लोज्ड प्लेस। ठीक है, इग्निशन और कंबशन एक साथ हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपरली हीट को जनरेट किया जा रहा है एयर को कंप्रेस करके क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज्ड प्लेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In all biocompounds, the most necessary fundamental element, अब फंडामेंटल एलिमेंट चाहे वो एनवायरमेंट में हो या बायो कंपाउंड में हो, उसकी जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। ठीक है, सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट है हमारा कार्बन, जो ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स में, फंडामेंटल एलिमेंट्स में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द बायो कंपाउंड्स। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज आर द लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जिसमें एक या दो एटम्स, कार्बन के एक या दो एटम्स कोवैलेंटली लिंक करते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम से। हमने जब प्रीवियस वीडियोस किया था केमिकल बॉन्ड्स के बारे में तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था ना, ऐसे बॉन्ड जिसमें कार्बन एटम्स का लिंकेज हो रहा है। तो जहां भी कार्बन एटम्स का लिंकेज होता है वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स में कार्बन एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ लिंक करते हैं। कौन सा किस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो,
ठीक है, यूजुअली। और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड, जो मिक्सचर हमारा बनता है, ये कंपाउंड हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है, वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन है हमारा, बायो कंपाउंड्स फाउंड इन एवरी और इन ऑल एटलीस्ट ऑल द फंडामेंटल एलिमेंट्स, जो कि है हमारा कार्बन। ठीक है, ये छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक्स है ना, इस तरह के वन लाइनर वाले, ये बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। ये अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जो कि आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल वन लाइनर वर्ड है, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, वहां पे क्वेश्चंस और आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जिससे हम उसको गलत मार्क कर देते हैं, और अब तो आपकी नेगेटिव मार्किंग का भी कॉस्ट है। तो प्लीज प्ले सेफ इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग इंक इज फॉर्म्ड। अब प्रिंटिंग में कौन सा इंक होता है? कार्बन ब्लैक होता है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है, और कार्बन ब्लैक में मीथेन का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, कार्बन ब्लैक में मीथेन का डिकम्पोजिशन होता है। मीथेन किस तरह की गैस है? ये एक कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस है। ना इसमें कलर है, ना टेस्ट है, और ना कोई स्मेल है। ठीक है, और ये मार्शी एरियाज में पाई जाती है। It is also present in the decomposition of organic matter and gas released by coal, जो कि एक prominent greenhouse gas भी है, isn't it? So, it is used for the manufacture of carbon black, जो कि consequently used for making black printing ink, etc. So, thus, in all of these options, whether it be acetylene, methane, carbon tetrachloride, and benzene, methane is used for मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटिंग इंक्स। ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं लिंक था कि प्रिंटिंग इंक में कौन सा गैस है, पर प्रिंटिंग इंक में कार्बन ब्लैक यूज होता है, और कार्बन ब्लैक में मीथेन गैस का डिकम्पोजिशन यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्पिरिट। अब वुड स्पिरिट हमें पता है मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ऑब्टेन होता है। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन था, आपको इजीली आपके प्रीवियस क्वेश्चंस या आप जो टेस्ट प्रैक्टिस सॉल्व कर उसमें अवेलेबल होता है। ये वन लाइनर केमिकल कंपाउंड्स, उनका नाम, उनका यूटिलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद करना पड़ेगा लिटरली कि वुड स्पिरिट कौन से एलिमेंट को कहते हैं, कौन से कंपाउंड को कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर मिथाइल अल्कोहल, जो कि वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है, वो वुड स्पिरिट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद द हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। अब ब्लड में जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करके, वो उसमें कौन सा कार्बन का कंपाउंड, ऑब्वियस कार्बन कंपाउंड यूज होता है। कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोक्साइड है, या नाइट्रोजन। और यहाँ पे नाइट्रोजन वाला और ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो जाता है, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस से नहीं होता है। या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोक्साइड होगा, या मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम गैस, ये भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो या तो ये होगा या ये होगा। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके। ठीक है, एंड ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट इज अ डेडली, कलरलेस, ओडरलेस एंड पॉइजनस गैस। It is a poisonous gas, ठीक है, produced by the incomplete burning of various fuels including coal, wood, charcoal, oil, kerosene, propane, natural gas। ये क्या है? ये जो कंबशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का डेडली पॉइजनस गैस जो ये बन रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये क्योंकि ये सारी चीजें जो बर्निंग और कंबशन इसके अंदर चल रही है, ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के और क्लाइमेट चेंज के, पोल्यूशन के, इजंट इट? तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्सिबल कॉम्प्लेक्स विथ हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो फॉर्म हो रहा है, इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दैट इज जनरेटेड इन रेड ब्लड सेल्स। ये याद रखेंगे कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में बन रही है हमारे। ठीक है, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड, अगर जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेंगे तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा है कहाँ? रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज। अब पॉलीमर्स जो हैं या प्लास्टिक कंपाउंड्स जो हैं, हम लोग प्लास्टिक बैन की इतनी बातें करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा उसमें ऐसा क्या है जो कि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसमें कौन सा गैस होता है, उसमें कौन से कंपाउंड्स होते हैं, तो ये आपको नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज। अब बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास जो बनते हैं इनमें पॉलीकार्बोनेट्स होते हैं। बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और ये इनको में थर्मोप्लास्टिक एंड लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास होते हैं। तो पॉलीकार्बोनेट हमें यहाँ दिख रहा है जो कि हमें हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में भी यूज किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। ना ये इसमें पॉलिस्ट्रीन है, ना पॉलीयूथरीन्स है, ना पॉलीएमाइड्स है। आप याद रखेंगे पॉलीकार्बोनेट्स यूज होते हैं जितने भी बुलेट प्रूफ मटीरियल्स, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं उसमें पॉलीकार्बोनेट्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, और अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है उनके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सार मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। याद रखना आप, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑब्वियस है जहां भी मिल्क कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी एसिड या उससे रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियस है वहां पे लैक्टोज और लैक्टिक एसिड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। लैक्टोज इज अ शुगर ऑफ कोर्स। इट कंटेन्स हार्मलेस बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, which uses glucose for energy and creates lactic acid as a byproduct. And this lactic acid makes the milk sour. जब ये lactobacillus, ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाता है जिसकी वजह से मिल्क सार हो जाता है, ठीक है। इस लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑब्वियस एसिड है, उसका pH 7 से कम होगा और वो टेस्ट क्या होगा उसका? सार होता है ना, सारे एसिड्स का टेस्ट, ठीक है। तो वो मिल्क को सार बनाता है। The presence of lactic acid or lactate in milk is due to the fermentation of lactose caused mainly by lactic bacteria, that is lactobacillus. अब ये lactobacillus जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो फर्मेंट हो जा रहा है, जिससे लैक्टिक एसिड का जनरेशन हो रहा है और मिल्क हमारा सार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं which one of the following organic acid is abundant in grapes, tamarind and banana. ग्रेप्स में हमें पता है टार्टारिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे टैमरिंड, इमली और बनाना दोनों की बात कर रहा है, मतलब तीनों की बात कर रहा है। जो ऐसा एसिड जो ग्रेप्स में भी है, टैमरिंड में भी है और बनाना में भी है। बनाना में यूजुअली कौन सी एलिमेंट होती है? आयरन। आयरन सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ग्रेप्स में हमें पता है टार्टारिक एसिड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो टार्टारिक एसिड इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन ग्रेप्स, टैमरिंड एंड बनाना। एंड दिस, ये एसिड किस लिए यूज होता है? टू एज अ रेगुलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट इन फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में ये उनको, उनके रेगुलेशन, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनके में जो एलिमेंट्स हैं उनका रेगुलेशन, और जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फूड आइटम्स में। हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतना प्रेफर क्यों करते हैं हेल्दी डाइट में? क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे बॉडी के अलग अलग तरह की जो हमारे अंदर प्रोसेसेस चल रही होती है उनको न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है, कोई ज़्यादा अनहाइजीनिक चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, जो गैस्ट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे हार्मोन्स का सेक्रीशन ठीक से नहीं होता है, हमारे बॉडी में तरह तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जो हमारे फूड पॉइजनिंग के इश्यूज हो जाते हैं। तो इन सब के लिए, इन सब को ठीक करने के लिए, अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को थोड़ा आराम देने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में, हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हेल्दी डाइट प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यही काम है, वो हमारे बैलेंस करते हैं, हमारे हार्मोनल बैलेंस करते हैं, या हम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, हमारे एसिडिक जो कंटेंट्स हम लोग हमारे बॉडी में है उसको बैलेंस करते हैं, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
केमिकल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला है या अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट बनाया है? अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का इन्वेंशन किया है, जिनके नाम पे आज ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है डायनामाइट में? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, हम लोग ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो है वो डायनामाइट के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ये क्या है? ये एक ग्लाइसरॉल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और प्रोड्यूस करता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, यहां पे याद रखिए कि नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 and H2SO4, and nitroglycerin is heavy colorless oily explosive liquid। जो मेन कंपोनेंट है हमारा डायनामाइट का ये है नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, इट इज अ हेवी कलरलेस ऑयली एंड एक्सप्लोसिव लिक्विड। इट इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट और नोबेल सॉइल, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। एंड इट इज मेनली यूज्ड इन द एक्सप्लोसिव सच एज डायनामाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बनाए जाते हैं उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं। आप देखते हो रेड लाइट में वो नेगेटिव्स निकाले जाते हैं, फिर उससे इमेजेस हमारे फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं। तो उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है? एक तो कंफर्म है कि सोडियम एलिमेंट उसमें एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इस फिक्सर में जो फोटोग्राफी में ये जो फिक्सर है उसमें सोडियम एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सोडियम का कौन सा कंपाउंड है वो पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको सोडियम थायोसल्फेट याद भी आ जाएगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि गोल्ड और सिल्वर मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी सोडियम थायोसल्फेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि खाने में मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है, क्योंकि ये हमारे फेवरेट फूड का एक पार्ट है। क्या? अजीनोमोटो। एवरीबडी लव्स चाइनीज फूड, तो अजीनोमोटो इज अ प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ चाइनीज फूड, इजंट इट? तो ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो है ये करता है क्या? ये एक फ्लेवर एनहांस करता है और क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के भी काम आता है। जो हमारे कैंड फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना आज मार्केट में, लाइक हमारा कपा मैगी या फिर रेडी टू ईट फूड, ठीक है, ये सब में क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, और जब बाद में आप इसको बनाओ तो इसका फ्लेवर वैसा ही बना रहे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट इन फूड इज यूज्ड एज। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस बन के निकल रहे हैं, एक तो कि ये फ्लेवर एनहांसर है और दूसरा कि ये फूड प्रिजर्वर भी है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज अजीनोमोटो, एक तरह का सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये याद रखना कि ग्लूटामिक एसिड है इसमें। हो सकता है पिछली बार अजीनोमोटो के बारे में पूछा था, इस बार आपको ग्लूटामिक कौन सा एसिड है ये पूछ ले। ठीक है, तो इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड फाउंड नेचुरली इन सम फूड्स इंक्लूडिंग टमेटोज एंड चीज इन द ग्लूटामिक एसिड फॉर्म। चीज भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आज के हमारे बहुत ही जंक फूड वाले लाइफस्टाइल में, चीज। और टमेटोज तो ऑब्वियस है, चाहे आप सीजवान खाओ या टोमेटो सॉस खाओ, केचप खाओ, टोमेटोज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस, एंड इसमें भी ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये जो MSG है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक फ्लेवर एनहांसर है और एक फूड प्रिजर्वर भी है। जैसे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? चाइनीज फूड में, हमारे कैंड वेजिटेबल्स में, सूप्स में, प्रोसेस्ड मीट्स में। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फ्लेवर एंड सीजन फूड्स एज वेल एज प्रिजर्व देम। ये याद रखना है हमें। प्रेजर्वेटिव्स में आपको हो सकता है ये कंपाउंड का नाम देके पूछ सके कि कौन सा ये इसमें से प्रेजर्वेटिव्स है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल। अब फर्टिलाइजर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को यील्ड करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका इंटेक इतना ज्यादा हो जाता है हमारे सॉइल में कि हमारे सॉइल को एसिडिक बना देता है।
फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कुछ बेस या अल्काइंस ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देता है, ठीक है। यूरिया नहीं है, अमोनियम सल्फेट है। नाइट्रेट तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो जाता है, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम का भी ऑप्शन गलत है। तो अमोनियम सल्फेट जो है वो क्या करता है, सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देता है। अब सॉइल की एसिडिटी कॉजेज अ रिडक्शन इन द यील्ड्स ऑफ एसिड सेंसिटिव क्रॉप। अब ऐसे क्रॉप्स जो बहुत ही एसिड सेंसिटिव है, जिसपे ज़्यादा एसिड पड़ने से वो या तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, या वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो क्रॉप्स हैं उनमें अगर इन फर्टिलाइजर्स की वजह से ज़्यादा एसिडिटी बन जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब द एसिडिक सॉइल आर रेडिली आइडेंटिफाइड बाय सॉइल टेस्ट शोइंग लो पीएच वैल्यू। आप देखो अभी हमारे गवर्नमेंट की जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में, उसमें तरह तरह के कंपाउंड्स के बारे में मेंशन किया जाता है ना, कार्बन कंपाउंड कितना है, पीएच वैल्यू कितना है, हेल्दी सॉइल है या नहीं, ये आपको डिस्क्राइब करके वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं हमारे फार्मर्स को, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में। तो उसमें पीएच वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये हम बताता है रेडिली आइडेंटिफाइड बाय सॉइल शोइंग अ लो पीएच वैल्यू, ठीक है। एंड द सॉइल रिएक्शन इज अल्कलाइन व्हेन द पीएच वैल्यू इज अबव 7। ये तो वही हमारा पीएच वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि बिलो 7 है तो एसिडिक है, 0 है तो न्यूट्रल है, सॉरी 7 है तो न्यूट्रल है, एंड अबव 7 है तो वो अल्कलाइन है, बेसिक है, ठीक है। अब एक्सटेंसिव यूज ऑफ अमोनियम सल्फेट इज नॉट रेकमेंडेड ऑन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल, जब हमें पता है कि वो सॉइल ऑलरेडी एसिडिक है, वहाँ पे एसिड का जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम वहाँ पे रेकमेंड नहीं करते हैं कि वहाँ पे अमोनियम सल्फेट का जो फर्टिलाइजर है वो यूटिलाइज किया जाए, इजंट इट। तो इनकी, और इसको रेकमेंड क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें ग्रेटर एसिडिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं कंपेयर टू अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। इसमें जो एसिडिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी के जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा, चाहे वो हमारा एनपीके हो, यूरिया हो, उससे ज़्यादा एसिडिटी ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोप रिमूव्स ग्रीज। अब ये हमें पता है कि सोप या डिटर्जेंट से हम ग्रीज, ऑयल, डर्ट रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन, जी नहीं। एडसॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, जी नहीं, ये सारे नहीं है। इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सोप और डिटर्जेंट के डर्ट रिमूवल प्रोसीजर से रिलेटेड है। अब इमल्सिफायर्स क्या होता है? ये एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पोलर ग्रुप्स होते हैं। लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के, जिसमें पोलर ग्रुप्स होते हैं। नाउ ड्यूरिंग इमल्शन द डाइपोलर अल्काइन ग्रुप ऑफ सोप डिसॉल्व्स ऑयल और ग्रीस एंड द पोलर ग्रुप गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसमें जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं अल्कलाइन के, वो क्या करते हैं? ऑयल और ग्रीस को डिसॉल्व करते हैं, और जो पोलर कंपाउंड्स हैं उसको, वो वाटर को डिसॉल्व करते हैं। फिर जब हम लोग जो इस ऑयल और ग्रीस या डर्ट को रब करते हैं, तो ये धीरे धीरे वहां से वाटर में सस्पेंड होने लगते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, एंड पानी के साथ स्मूथली निकल जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक। अभी हमने देखा था प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में जाता, कौन सा ऐसा कंपाउंड है या एलिमेंट है, गैस है, जो प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बारे में हमें जानना है। तो कौन सा गैस होता है इसमें? पॉलीइथिलीन गैस होता है, जो कि हमारे प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो पॉली नाइट्रोजन नहीं है, पॉली हाइड्रोजन नहीं है, पॉली क्लोरीन नहीं है, पॉली इथिलीन है। ये तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑब्वियस है, ये ऐसा कोई कंपाउंड यहाँ पे यूज नहीं होता है प्लास्टिक पोल्यूशन या प्लास्टिक वेस्ट या किसी भी प्लास्टिक कंपाउंड में। तो पॉलीइथिलीन इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो विथ, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लास्टिक। आज हमने केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड, उसमें अलग अलग प्रोसीजर्स हो, उसके अलग अलग जो यूटिलाइजेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या प्रोसेस का नाम है, उसको यूजुअल टर्म्स में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के फॉर्म में इसको प्रैक्टिस किया आपने। अब जाके हमारा अभ्युदय का जो ये क्रैश कोर्स है, ये अपने टाइमलाइन को ख़त्म कर चुका है और ये ख़त्म होने वाला है। होप सो कि अभी तक आपने जितना भी चीज़ देखा होगा, वीडियोस में पढ़ा होगा, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किए होंगे, सारे थीम्स को प्रॉपर्ली कवर किए होंगे, उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको आप रिवाइज कर रहे हो,
चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, या प्रैक्टिस टेस्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो उसके फॉर्म में हो। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को, अपने प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन करते रहिए। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।